हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कहाँ पर थे? तो हम लोग देख रहे थे कक्षा 12वीं की हिंदी, और इसमें हमने आपको पिछली कक्षा क्या दी थी? भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता में हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसमें भी हमने कुछ पढ़ा दिया था। आगे चलते हैं हम लोग इधर, यहाँ से शुरू ही कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको व्याख्या के साथ साथ शब्दार्थ, भावार्थ, प्रसंग, संदर्भ सबके बारे में बता दिया था। आगे चलते हैं। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं? इसको भी हमने बताया था। हिंदी भाषा के नवीनीकरण, शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 ईस्वी में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी साहब कह रहे हैं कि इस साहित्य के शुद्धिकरण की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन लेना चाहता है? उन्होंने सबसे सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में कहा कि इसकी जिम्मेदारी समाज ही ले सकता है। कारण क्या बताया? इन्होंने पीछे बताया है कि दूसरे भाषा से दूसरे शब्दों को क्या करिए, ग्रहण कर लीजिए। अर्थ मिले तब भी और न मिले तब भी। आगे चलिए देखिए। हिंदी के नवीनीकरण, शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी, मतलब बहुत ज्यादा प्रयत्न माने प्रयास किया है। इसके लिए 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई है। ये बता रहे हैं कि 1950 ईस्वी में भाषा के सुधार के लिए या भाषा को सुधारने के लिए शास्त्रीय और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई है। और कब? 1950 ईस्वी में, जो शास्त्रीय रूप से और तकनीकी रूप से भाषा को शुद्ध करने का काम करती है। आगे चलिए। जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। और जो शब्दावली आयोग, तकनीकी आयोग बना है, यह काम क्या कर रहा है? तो विज्ञान के प्रत्येक शाखा के लिए शब्दावली का निर्माण कर रहा है। चलिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो हिंदी साहित्य का सम्मेलन होता है, ऐच्छिक सम्मेलन होता है, वह भी इस क्षेत्र में क्या किया है? बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। मतलब कि ये भाषा सुधार का काम बहुत पहले से ही चला आ रहा है, और इसका काम या इस काम की जिम्मेदारी महापंडित राहुल सांकृत्यायन तथा डॉक्टर रघुवीर जो थे, ये लोग भी कर चुके हैं। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वह अपर्याप्त ही है। मतलब कि इस दिशा में जितना भी काम किया गया है वह क्या है? अपर्याप्त है। आगे देखिए। क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। मतलब हिंदी भाषा के शुद्धिकरण, हिंदी भाषा में नए शब्दावली और हिंदी भाषा को सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए जितना भी प्रयास किया गया है, वह अभी छोटे से बालक को जिस प्रकार से संजोया जाता है उसी प्रकार से किया गया है, और ज्यादा नहीं किया गया है, और शैशवावस्था से आगे भी नहीं बढ़ पाया है। चलिए आगे देखिए। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम, वह वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम
प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। देखिए, प्रथम वर्ग वह जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। मतलब क्या यह कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि हिंदी के विकास में बाधा क्या है। देखिए, हिंदी के विकास में या हिंदी भाषा के विकास में बाधा क्या है। तो पहला कारण इन्होंने बताया कि अपने शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के भाषा के शब्दों को छोड़कर दूसरे भाषा के शब्दों को ग्रहण न करना। दूसरा क्या बताते हैं? दूसरा वह वर्ग जो अपने विषय के पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। दूसरा यह कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान है या साहित्य के प्रकांड विद्वान है, वो लोग दूसरी भाषा को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने शब्दों को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं। कारण दो लोग हैं, एक तो दूसरों को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, और एक लोग हैं कि अपनी भाषा के शब्दों को दूसरे के ऊपर क्या करना चाहते हैं? थोपना चाहते हैं। आगे चलिए देखिए क्या हो जाएगा। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। कहना चाह रहे हैं ये कि हिंदी भाषा के विकास के लिए सब कुछ आवश्यक है, परंतु कई प्रांतीय सरकार अपने देश में नहीं, अपने प्रदेश में, कहां पर? अपने प्रदेश में। क्या करने के लिए? शिक्षा देने के लिए। कैसे? अपनी भाषा में और अपने निश्चित भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए क्या बना दिए हैं? आयोग की स्थापना कर दिए हैं। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपयुक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला वाला क्या है? वस्तु सूचक, दूसरा वाला भाव सूचक। मतलब प्रांतीय क्षेत्र में या कुछ क्षेत्रों में, निश्चित क्षेत्र में जो शब्द बनाए जाते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक भाव को बताते हैं, एक वस्तु को बताते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनके बारे में और क्या ये लिखना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां पर है, आइए। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। फिर से सुनिए, विज्ञान आगे बढ़ रही है, और विज्ञान जब आगे बढ़ रही है तो नई नई वस्तुओं को क्या कर रही है? निर्मित कर रही है। आगे चलिए देखिए। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जब कोई नई वस्तु खोजी जाती है तो उसे नया नाम दिया जाता है, और यह नाम कौन देता है? तो वही हिंदी का जो आयोग है या इंग्लिश का जो आयोग है वही नाम देता है। मुख्य रूप से हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी के आयोग के बारे में ही जाने। हिंदी का जो आयोग है वही नाम देता है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। कहना चाह रहे हैं ये कि जिस देश में वह नया चीज बनाया जाएगा या नई चीज बनाई जाएगी या नई वस्तु बनाई जाएगी, वही देश उसको क्या करता है? नाम देता है। मान लीजिए, अब समझिएगा, अब भारत में बना दिया गया क्या? रॉकेट। भारत में क्या बनाया गया? रॉकेट। लेकिन रॉकेट शब्द भारत का थोड़े नहीं है। अब सुनिए, भारत में कोई नई वस्तु बना दी गई और उस नई वस्तु को नाम दे दिया गया ईटा। तो अब यदि भारत से वह तकनीक सीखकर दूसरे देश में जाएगी, तब उस वस्तु को उस देश में किस नाम से जाना जाएगा? ईटा के ही नाम से जाना जाएगा। अगर उस वस्तु का नया नामकरण वह देश देना चाहता है तो दे सकता है, परंतु जानी किसके नाम से जाएगी? ईटा के ही नाम से जानी जाएगी। अब सुनिए, अगर कोई वस्तु विदेश में बन गई, मान लीजिए चाइना में बन गई, मानने के लिए है, ठीक है, चाइना में बन गई, अब उस चाइना में बनी तो उसको नाम देने का अधिकार किसके पास है? चाइना के पास। उसका नामकरण कौन करेगा? चाइना करेगा। तो चाइना उसका क्या करेगा? नाम देगा। तब वह, मान लीजिए उसका नाम वो दे दिया शांगछोंग, शांगछोंग उसका नाम दे दिया गया।
अब उस वस्तु को यदि विदेश में अन्य देशों में बेचा जाएगा या भारत में लाया जाएगा तो हमारे पास या पूरे देश के पास दो लक्ष्य हैं। अरे दो आपके पास ऑप्शन है, दो विकल्प है। या तो चीन के हिसाब से शांग्शो नाम को ग्रहण कीजिए या तो आप अपने देश में लाकर उसका नया नाम रख सकते हैं। बस वही कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए। हाँ, जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं। हमने बताया भी अभी कि जो नाम हो गया वही अन्य देशों में प्रयोग किए जाते थे। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। अब सुनिए, हमने कहा कि रख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है रखना। क्यों? क्योंकि मैं भी अब इसको क्या बुलाऊं? कलम। चाइना इसको दूसरे नाम से बुलाए, सऊदी अरब दूसरा नाम दे दे इसको, अन्य देश अन्य नाम दे दे, तो बहुत दिक्कत होने लगती है। इस कारण इसको एक नाम दिया गया, पेन या कलम या लेखनी। ठीक है, आगे चले देखिए। हाँ, चीज को समझने में ही दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक, प्रायः सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। जैसे अन्य देश में जाएंगे तो रेडियो को रेडियो ही कहा जाता है, भारत में भी रेडियो कहा जाता है। टेलीविजन को टेलीविजन ही कहा जाता है, भारत में भी। स्पुतनिक को स्पुतनिक ही कहा जाता है, भारत में भी कहा जाता है। प्रायः सभी देशों में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। और एक उदाहरण देखिए। और क्या देखिए? एक उदाहरण देखिए। कैसे देखकर ये उदाहरण देकर क्या समझा रहे हैं? जैसे सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। मतलब अनादि मतलब बहुत पहले से, आदि अनादि अनंत अखंड अवेद सुवेद बता मैं रसखान की पंक्तियां हैं। तो अनादिकाल से मतलब बहुत पहले से ही भारत में ऊपर चढ़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? सीढ़ी का। तो आज देखिए, औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। लेकिन सुनिए हमारे दोस्त, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि प्राचीन काल से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का ही प्रयोग किया गया। तो वर्तमान में भी सीढ़ियां कई प्रकार की हो गई, सीढ़ी बदल गई, लिफ्ट हो गया, एलिवेटर हो गया, एस्केलेटर हो गया आदि। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इनके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते हैं। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कहना यह चाह रहे हैं कि अगर हम लोग इस सबके लिए, लिफ्ट के लिए, एलिवेटर के लिए, एस्केलेटर के लिए मैं सीढ़ी शब्द का प्रयोग करूं, कोई परेशानी नहीं है। परंतु अब यह सभी जितने लिफ्ट हैं, एलिवेटर हैं और एस्केलेटर शब्द है, ये हमारे देश का शब्द नहीं है, देश शब्द नहीं है, विदेश शब्द है। और उसी देश से हमने भी क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। आइए देखिए। हाँ, फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी से रूसी ने। चलिए, फ्रेंच भाषा से, किस भाषा से? फ्रेंच भाषा से। और किस भाषा से? लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। फ्रेंच भाषा से और लैटिन भाषा से किसने ग्रहण कर लिया? अंग्रेजी ने ग्रहण कर लिया। ध्यान से सुनिए, किसने ग्रहण किया? अंग्रेजी ने ग्रहण किया। और अंग्रेजी से किस भाषा ने ग्रहण कर लिया? रूसी भाषा ने ग्रहण कर लिया। तो अब हमको क्या करना चाहिए कि जो हिंदी भाषी वाले लोग हैं, यदि कोई नया शब्द मिला, उसका अर्थ मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं मिल जा रहा है ना, तो फ्रेंच की जैसे कि तैसे ग्रहण कर लीजिए, लैटिन का ग्रहण कर लीजिए, अंग्रेजी का ग्रहण कर लीजिए, रूसी का ग्रहण कर लीजिए। और वास्तव में वैसे भारत की जो हिंदी भाषा है उसमें ग्रहण किया भी गया है। चलिए, यहाँ पर हो गया था आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी ने रूसी से, अंग्रेजी से रूसी ने। ठीक है, आगे चलिए। अब देखते हैं, कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते
उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी एक ही शब्द को और एक ही शब्द के अर्थ को और एक ही बात को बताने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करना पड़ता है। इस लाइन में वही लिखा गया है। जैसे उष्ण एक भाव है। उष्ण क्या है? एक भाव है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम उष्मा कहते हैं। किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो क्या कहते हैं? उष्मा। और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ताप माने गर्मी, ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, उष्मा, ताप इनमें उतना अंतर नहीं है जितना अब समझा जाता है। इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, गर्म। तीनों का अर्थ क्या है? गर्म। लेकिन जितना आप लोग अंतर समझते हैं उतना अंतर है नहीं। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्वप्रचलित हो जाते हैं। रेड्डी साहब कह रहे हैं कि जो पहले हमको कटु शब्द लगते हैं, कठोर शब्द लगते हैं, वह आगे चलकर बहुत आम बोलचाल की भाषा में भी क्या हो जाते हैं? सर्व प्रचलित होते हैं। आगे देखिए, नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि को स्पष्ट करना, ठीक है। आगे देखिए, यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। आगे यह कह रहे हैं कि यदि कोई भाषा भाव के अर्थ को या शब्द के अर्थ को या शब्द के भाव को नहीं बता पा रही है तो वह भाषा लंबे समय तक नहीं चलेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। जो हमें नए नए शब्द हम लोग बनाना चाहते हैं उसके बारे में भी यही सोचना चाहिए कि क्या वह शब्द अर्थ को तथा क्या वह शब्द भाव को बता रहा है। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदासता की निशानी है। यह बता रहे हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है वह राजा की भाषा है या शासक की भाषा है और इसमें जो भाव है वह दास यानी नौकर की तरह लगते हैं। किसके तरह? नौकर की तरह लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, क्या है कि ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा। मतलब ऐसा यदि भाव सोचकर हम नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? नुकसान होगा। अंग्रेजों का नहीं, मतलब हमारा ही नुकसान होगा, अंग्रेजों का नहीं होगा। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती है। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यानी यदि कुछ आचार्य और कुछ पंडित लोग चाहें कि भाषा हमें केवल और केवल एकदम स्पष्ट प्रयोग करना है और शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना है तो यह भारतीय समाज और हिंदी भाषा भाषियों के लिए हानि ही है। हानि इसलिए है कि जैसे अब हम लोग उर्दू के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, फारसी के प्रयोग कर रहे हैं, अरबी के प्रयोग कर रहे हैं, तुर्की के कर रहे हैं, पुर्तगाली भाषा के प्रयोग कर रहे हैं, रूसी भाषा के कर रहे हैं, चीनी भाषा के कर रहे हैं, जापानी भाषा के कर रहे हैं। अब इन सभी भाषा के शब्दों को हटाकर यदि हम लोग क्या करें, हिंदी भाषा का प्रयोग करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत यह होगी कि हम लोग बोलेंगे लेकिन जो लोग हैं वह समझ नहीं पाएंगे। जैसे अब मैं ट्रेन को और रेलगाड़ी शब्द को हटाकर अब मैं कहूं कि लौह पथगामिनी ट्रेन का नाम है, बताइए ट्रेन को
कितना आसानी से कर रहे हैं। ट्रेनिया आइल किनारे अभी देख तो तनी, गड़िया आइल कि ना, अरे केवन गाड़ी बतेबे, अरे वह रेलगाड़ी चाहे तो ट्रेन आइल कि ना। अब ओके हम कहीं अब शुद्ध भाषा में एकदम, हे मित्र क्या लौह पथगामिनी अपने रास्ते से गुजर गई या जा रही है या आ गई अपने विराम स्थल पर, थोड़ा सा कठिनता होगी। ठीक है, आगे चलिए देखें। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती है। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। चलिए आगे देखते हैं। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही पड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उनके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृष्ट, विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व तो शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। यह कहना इतना चाह रहे हैं कि यदि नई भाषा के नए शब्दों को ग्रहण करना है और ग्रहण करके उसके अर्थों को समझाना है तो किसकी जिम्मेदारी है? तो जिम्मेदारी आपके शिक्षित समुदाय की है, जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, और सरकार के द्वारा गठित आयोगों की जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं सर, आगे देखिए। बस आपका इतना ही बचा है, देख लेते हैं क्या है कि संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एक नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। मतलब कि दूसरे शब्दों को बस ग्रहण कर लिए या नहीं हो जाएगा, उस शब्द को प्रचलित भी करिए। ठीक है, व्यवहार में लाइए, उसको व्यवहारिकता दीजिए, करना है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। जब तक भाषा को और भाषा के शब्दों को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक उसका कुछ अर्थ नहीं है, वह निरर्थक है। चलिए आगे देखिए मेरे दोस्त। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन के साथ नए शब्दों को जोड़कर जब प्रयोग करेंगे तो भाषा में धीरे धीरे नवीनता, धीरे धीरे व्यवहारिकता आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले दिन हरिशंकर परसाई के साथ निंदा रस को लेकर। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।